आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इजराइल सीजफायर चलने नहीं देगा। किसी न किसी बहाने से इसको तोड़कर फिर से फिलिस्तीनियों का नरसंहार शुरू कर देगा। पर क्या ही अच्छा हो कि हमास खुद इस सीजफायर के बंधन से अपने आप को मुक्त करवा ले। जो गेम इजराइल उसके साथ खेल रहा है, वही पासा हमास उन पर ही दांव पर लगा दे। वाइज हेड्स के इस नए शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आशीष शुक्ला। इस रविवार को इजराइल और हमास के बीच सीज फायर शुरू हुई। हमास ने कुछ बंधक रिहा किए, इजराइल ने अपनी तरफ से कुछ फिलिस्तीनियों को मुक्त किया। लोग खुश, दुनिया खुश। लगा कि शुरुआत तो हो ही गई है। अगर सीज फायर अपने 3 चरणों तक चला तो फिलिस्तीनियों को अपना गाजा मिल जाएगा और जो दसियों हजार लोग मौत के घाट उतारे गए हैं, उस शहादत का फल उन्हें मिल जाएगा। पर यह सीज फायर पूरा होगा कैसे? पूरा सीज फायर अगर हुआ तो गाजा से इजरायलियों को हटाना पड़ेगा, और अगर इजराइल गाजा से हटा तो गाज गिरेगी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर। उन्होंने डींग मारी थी कि मैं हमास को 2 हफ्तों में खत्म कर दूंगा। आज 16 महीने के बाद उन्हें हमास से समझौता करना पड़ा है, और यह समझौता अपमान के साथ करना पड़ा है। नए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने नेतन्याहू को जलील करते हुए उन्हें समझौते के लिए मजबूर किया था। अब नेतन्याहू ने समझौता तो कर लिया है, पर उन्हें मालूम है कि अगर समझौता पूरा हुआ तो इजराइल की जनता उन्हें कच्चा चबा जाएगी। इतनी जाने गंवाने के बाद, इजराइल की अर्थव्यवस्था तबाह करने के बाद, इतने सैनिकों के मारे जाने के बाद, हिजबुल्लाह के रहते उत्तरी इजराइल खाली हो जाने के बाद, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा वार क्रिमिनल करार दिए जाने के बाद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा यह ऐलान करने के बाद कि इजराइल फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है, दुनिया में यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के बाद, एक के बजाय कई मिडिल ईस्ट में दुश्मन तैयार करने के बाद, अगर अमेरिका द्वारा अपमानित होना पड़े और उस दुश्मन के साथ समझौता करना पड़े जिसे आप चुटकियों में मसलने की बात करते थे, तो कौन कहेगा कि नेतन्याहू की जीत हुई है? और इसका परिणाम यह होगा कि नेतन्याहू की सरकार तो गिरेगी ही, साथ ही साथ उनका जेल जाना भी निश्चित है। उसके बाद जो ट्रायल होगा उसमें नेतन्याहू के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में नेतन्याहू के सामने क्या विकल्प रह जाता है सिवाय इसके कि युद्ध चलता रहे? इसमें खतरा जरूर है। खतरा यह कि यह लड़ाई उन्हें शायद अकेले ही लड़नी पड़े। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पैसे तो देंगे, पर शायद हथियारों पर रोक लगा दें। अगर हथियारों पर रोक ना भी लगे, फिर भी 16 महीनों में इन हथियारों ने सिवाय लोगों को मारने के इजराइल को जीत तो नहीं दिलवाई है। क्या गारंटी है कि अब उनकी जीत हो? तब जबकि इजराइल का होना या इजराइल की सेना बुरी तरह से थक चुकी है। बाहर से जो हथियार आते हैं वो सिवाय अमेरिका के दूसरे देशों के लिए इजराइल को पहुंचाना अब काफी मुश्किल हो चला है। इजराइल को जो बाहर से हथियार आते हैं उसमें 60% सप्लाई अमेरिका की तरफ से होती है, 30% हथियार जर्मनी देता है। ज्यादातर पश्चिमी देशों के मुल्कों ने इजराइल के ऊपर मिलिट्री एम्बार्गो लगाया हुआ है, यानी कि इन मुल्कों ने अपने आप को कानूनी रूप से यह बाध्य कर लिया है कि वो इजराइल को हथियार नहीं पहुंचाएंगे। इन देशों में प्रमुख हैं इटली, जापान, स्पेन, कनाडा, हॉलैंड, बेल्जियम वगैरह वगैरह। पर ये देश इस हाथ से तो अपने को दूध का धुला दिखाते हैं, पर दूसरे हाथ से अमेरिका के हथियार अपने पोर्टों के जरिए इजराइल तक पहुंचाते हैं। पर हाल फिलहाल में कुछ अजीब वाकये हुए हैं। कई एक पश्चिमी यूरोपीय पोर्टों ने इजराइल के लिए भेजे गए हथियार उठाने से मना कर दिया है। इन पोर्टों के जो यूनियन है या उसके जो मजदूर संघ है, उनका कहना है कि कानूनन ये हथियार वो नहीं भेज सकते हैं। इससे इन पोर्टों के मजदूरों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे अभी ग्रीस के एक पोर्ट ने या उनके कुछ वर्करों ने एक बेहद सनसनीखेज कदम उठाया। एक जहाज आया जिसमें इजराइल जाने के लिए हथियारों के कंटेनर्स थे। इन वर्कर ने उन कंटेनर्स को
उतरा के एक मछली बाजार में रखवा दिया। कुछ दिनों के बाद ये कंटेनर उसी देश को वापस भेज दिए गए जहां से वो आए थे। स्पेन के पोर्टो ने वो जेट फ्यूल अब इजराइल को भेजने से मना कर दिया है जिसके जरिए वो हवा से गाजा में बम गिराकर कत्लेआम करता आया था। इंग्लैंड के मजदूरों ने एक तो बड़ी दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें लिख के दो कि अगर हम पे गैर कानूनी हथियार इजराइल भेजते हैं और हम पे कोई कार्रवाई होती है तो इंग्लैंड की सरकार को लिख के देना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। अब इंग्लैंड की सरकार ये लिख के तो नहीं दे सकती है। उधर इजराइल की सबसे बड़ी हथियार बनाने की कंपनी एल्बिट सिस्टम्स ने कहा है कि जो हथियार वो गरीब मुल्कों में सप्लाई करते थे उनकी सेल अब आधी रह गई है। वैसे भी इन हथियारों से इजराइल का ज्यादा फायदा नहीं होता था, खासकर तब जब हूतीज जैसे दुश्मन हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहे हैं। पर नेतन्याहू है कि डींग मारने से बाज नहीं आते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि अगर हमें हथियार नहीं मिले तो हम नाखूनों से लड़ेंगे। बिके हुए अखबारों ने कहा भाई वाह, तबीयत खुश हो गई। ये होती है दिलेरी। पर जो लोग सच्चाई से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि ये सिर्फ बड़बोलापन ही है। इजराइल चाहकर भी वो हथियार नहीं बना सकता है जो उसे पश्चिमी मुल्कों और अमेरिका से प्राप्त होते हैं। उनके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। वैसे ये बात जरूर सच है कि इजराइल की जासूसी करने की टेक्नोलॉजी बेजोड़ है, उनकी सीक्रेट सर्विस भी लाजवाब है, पर बड़े हथियार बनाना इजराइल के बस की बात नहीं है। इतिहास में पहले भी इजराइल ने ऐसी डींगे मारी थी कि वो जरूरत पड़ने पर अपने हथियार खुद बनाएंगे, पर उस बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। बात है 1973 की लड़ाई की। उससे 6 साल पहले 1967 में इजराइल ने इजिप्ट और सीरिया को हराकर साइनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय कानून इजराइल ने तोड़े थे, फ्रांस ने उनसे किनारा कर लिया था। फ्रांस ने कहा था कि अब हम इजराइल को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। उस समय इजराइल के ज्यादातर हथियार फ्रांस से ही मुहैया होते थे। अब इजराइल ने यह डींग मारी कि हम अपने हथियार खुद बना लेंगे। खैर 6 साल बाद यह मौका आया। 1973 को एक बार फिर इजराइल को अरबी मुल्कों से सामना करना पड़ा। इस बीच में उसने बड़े पैसे खर्च करके एक मिलिट्री इंडस्ट्री तैयार कर ली थी, मेहनत भी बहुत की थी, पर जब लड़ाई हुई तो इजराइल की राइफलें अरब की राइफल और मशीन गनों के सामने टिक ही नहीं पाई। अरबी देशों के पास उस समय हथियारों की सप्लाई सोवियत यूनियन से हुआ करती थी। इजराइल बुरी तरह से पिट रहा था जब अमेरिका ने आकर उन्हें हथियार देकर इजराइल की जान बचाई। तो नेतन्याहू का यह सोचना कि ट्रंप के रहते अगर हमें हथियार सप्लाई नहीं भी हुए तब भी हम देख लेंगे, एक खराब फैसला होगा। इजराइल के पास इतने हथियार नहीं होंगे कि लड़ाई अब और लंबी जारी रखी जा सके। नेतन्याहू के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है कि हर कोई इस बात को जानता है कि इजराइल इस समय संकट में घिरा हुआ है। पर अगर इजराइल इस समय लड़ाई में पीछे हटता है तो नेतन्याहू के गले में फांसी का फंदा ही मानिए। नेतन्याहू की सोच क्या है, इसको बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि इजराइल के सामने आखिर क्या क्या समस्याएं हैं। इजराइल के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पैसे एक तरह से खत्म हो गए हैं। इजराइल में कानून है कि हर सरकार को अपना बजट अक्टूबर में संसद में रखना पड़ता है, पर अब फरवरी होने को आ गया है और बजट लेने का नाम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मार्च तक संसद इंतजार करेगी, नहीं तो नेतन्याहू सरकार पर गाज गिर सकती है। इजराइल की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि करीब करीब पूरी 16 महीने की इस लड़ाई को उन्होंने कर्जों से लड़ा है। इजराइल ने अपने बॉन्ड्स बेचे हैं और यह लड़ाई फाइनेंस की है। वहां यह बात जरूर है कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि अभी भी ऐसे मूर्ख पड़े हैं जो सोचते हैं कि 10 साल के बाद इन बॉन्डों से इतना पैसा हमें रिटर्न में मिलेगा कि हम माला माल हो जाएंगे। किसे मालूम है कि 10 साल के बाद इजराइल रहेगा भी कि नहीं। फिर नेतन्याहू की सरकार भी राम भरोसे चल रही है। संसद में बहुमत पाने के लिए 120 में से 61 सांसद होने की जरूरत होती है, तभी इजराइल में कोई सरकार बन पाती है। अब नेतन्याहू ने 61 सांसद तो इकट्ठा कर लिए हैं, पर इसके लिए उन्हें 7 और पार्टियों का सहारा लेना पड़ा है। इजराइल की राजनीति इतनी बिखरी हुई है कि करीब करीब हर साल 2 बार सरकारें गिरती हैं और खड़ी होती हैं। 2022 में नेतन्याहू की सरकार बनी थी, उससे पहले के 3.5 सालों में
इजराइल में 5 सरकारें बनी और गिरी थीं। अगर ये सरकार गिरी तो फिर नेतन्याहू के साथ क्या हो सकता है, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। तो आपको ये तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि सीज फायर का मुकम्मल होना नेतन्याहू के लिए एक बेहद बुरी खबर होगी। इसीलिए वो इस करार को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, कुछ दिखाएंगे कि देखो हमास हमारे साथ क्या कर रहा है और इसलिए इजराइल की सुरक्षा के लिए हमें ये सीज फायर का करार तोड़ना ही पड़ेगा। इसको करने से पहले नेतन्याहू के दिमाग में दो द्वंद्व चल रहे होंगे। पहला द्वंद्व ये कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मदद नहीं की तो गई भैंस पानी में। जो बाइडेन ऊपर से तो संधि संधि की बात करते थे, पर इजराइल को जम के पैसा और हथियार भी सप्लाई करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरे हैं। उन्होंने नेतन्याहू को अपने प्रेसिडेंट बनने के समारोह में बुलाया तक नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे और हमास के बीच की लड़ाई है, सीज फायर रखनी है तो रखो, नहीं रखनी है तो नहीं रखो। एक तरह से तो नेतन्याहू इसे अपने लिए ग्रीन सिग्नल मान सकते हैं, पर ट्रंप के इस ग्रीन सिग्नल में ये बात विश्वास से नहीं कही जा सकती है कि ट्रंप पहले की तरह इजराइल को हथियार सप्लाई करते रहेंगे। अगर अमेरिका की तरफ से हथियार नहीं आए और नेतन्याहू ने ठंडा पड़ा हुआ फ्रंट एक बार फिर खोल दिया, तो क्या इजराइल अपने को खत्म होने से बचा पाएगा? खुद तो इजराइल के पास ना पैसा है और ना ही हथियार। लेकिन यही आप एक और बात पे गौर करिए, नेतन्याहू की इस समय इजराइल से ज्यादा अपनी चिंता है। वैसे भी राजनेता कहां देश के आगे घुटने टेकते हैं, उनकी तो पूरी इच्छा अपनी ही रोटियां सेकने में होती हैं। नेतन्याहू को फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल रहे ना रहे, हाँ वो जरूर रहने चाहिए। उनके लिए इस समय अपने को बचाने से बड़ा और भी कोई जरूरी काम नहीं है। अगर गाजा गया या सीज फायर पूरी हो गई तो उनको अपने ही लोगों से बचा पाना असंभव हो जाएगा। बस इन दो विकल्पों के बीच में एक ही बात है जिस पर नेतन्याहू अपना दांव रख सकते हैं, और ये पत्ता उनको लगता है कि उनका गलत नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू का पत्ता ये होगा कि क्या वाकई अमेरिका इजराइल को मिडिल ईस्ट से जाने देगा? क्या वाकई अमेरिका मिडिल ईस्ट को इजराइल के बगैर कंट्रोल कर पाएगा? अमेरिका की तबीयत दोस्त बनाने की नहीं बल्कि नौकर रखने की है। उनकी तबीयत सबको कंट्रोल करने की है। वो अपने दोस्तों तक को कंट्रोल करना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं। रूस और चाइना ने उनके सामने तनकर खड़े होने की हिम्मत की, ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। यही हाल उन्होंने अपने दोस्तों का भी किया हुआ है। जब चाहते हैं मैक्सिको, कनाडा और जर्मनी को लताड़ देते हैं। ऐसे में अमेरिका मिडिल ईस्ट पर नियंत्रण ना रख पाए, ये उसे बर्दाश्त नहीं होगा। और इस ताले की कुंजी इजराइल के पास है। इजराइल का काम ही यही है कि मिडिल ईस्ट में उपद्रव करवाए और मिडिल ईस्ट में अराजकता फैलाए। अगर अरबी मुल्क बटे रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर वो आगे नहीं बढ़ पाए या विकसित नहीं हो पाए तो अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल कायम करना आसान रहेगा। वो दखल देता रहेगा। इससे ना तो मिडिल ईस्ट का तेल उनके हाथ से जाएगा और ना ही उसके महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते अमेरिका के नियंत्रण से बाहर निकल पाएंगे। तो अगर नेतन्याहू हमास से एक बार फिर लड़ाई छिड़ते हैं तो उन्हें यह विश्वास होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बोले कुछ भी, इजराइल को जाता हुआ मिडिल ईस्ट से नहीं देख पाएंगे। एक दांव है, ये एक गैम्बल भी है। हमने देखा है कि ट्रंप लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाते हैं। वो आर्थिक रूप से दूसरों से लड़ना चाहते हैं। उनकी प्राथमिकता अमेरिका के घरेलू हालातों को सुधारने की है, उसे काबू में करने की है। तो क्या वो इजराइल के लिए इतना बड़ा कदम उठा पाएंगे? अब यह समय ही बताएगा कि नेतन्याहू की क्या सोच रहती है। वो उम्मीद करेंगे कि ट्रंप इजराइल का दामन ना छोड़े, पर अगर ट्रंप के लिए इजराइल महत्वपूर्ण है भी, तो कौन कह सकता है कि उनके लिए नेतन्याहू भी उतने ही मायने रखते हैं। नेतन्याहू हो या ना हो, ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है। वो इजराइल में तो ऐसा लीडर चाहेंगे जिस पर उनका नियंत्रण हो, जो उनकी कहे को चलाए। नेतन्याहू अगर हट भी गए और ट्रंप ने को अगर हटाना भी पड़ा तो ट्रंप के लिए यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये समीकरण हमास के दिमाग में नहीं चल रहे होंगे। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में क्या गेम चल रहा है या चलेगा, उसके बारे में सोचे ही क्यों। ये दोनों मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हैं, इसमें हमास उलझे ही क्यों। हमास को तो अपना गेम खेलना चाहिए। उन्हें यह मालूम है कि नेतन्याहू गाजा नहीं जाने देंगे।
अपने बंधक भी ले लेंगे और उसके बाद आक्रमण भी शुरू कर देंगे। इजराइल और नेतन्याहू ये सब करें उससे तो अच्छा है कि अब जब इजराइल की स्थिति कमजोर है तो हमास इस समय ही उनका काम तमाम कर दे या उनको बहुत थका के एकदम हताश कर दे। लेकिन अगर ये नहीं भी होता है, अगर हमास ये ना भी करे, सीज फायर हो भी जाता है पूरा और उसमें कोई उनका नुकसान नहीं होगा और अगर दुखी फिलिस्तीनियों को मदद की सामग्री भी मिलती है तो ये भी हमास को अखरेगा नहीं। पर हमास ये नहीं भूलेगा कि इजराइल का मकसद सिर्फ उन्हें और फिलिस्तीनियों को सीज फायर के लिए नहीं बल्कि खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करना है। इसलिए अपनी तरफ से लड़ाई के लिए हमास को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए और साथ ही साथ तैयार रहे हिजबुल्लाह और हुतीस और इनके साथ ही इनके सरगना ईरान, क्योंकि जब तक इजराइल मिडिल ईस्ट में है शांति के सारे दरवाजे बंद ही होंगे। तो ये था आज का वाइज हेड्स का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें। मैं आशीष शुक्ला अब आपसे विदा लेता हूं और इसी के साथ गुड बाय और गुड लक।